नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कक्षा 4 के लिए हिंदी ओलंपियाड का प्रश्न पत्र है 2023 का, और हिंदी ओलंपियाड मंच के द्वारा इसे उपलब्ध करवाया गया है। हिंदी ओलंपियाड मंच का यहाँ पर आप लोगो देख सकते हैं। हिंदी ओलंपियाड की तरफ से कक्षा 1 से कक्षा 10 के लिए सभी प्रश्न पत्र हमें उपलब्ध करवाए गए हैं, तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हिंदी ओलंपियाड मंच एक ऐसा मंच बन गया है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। ये परीक्षा केवल भारत में ही आयोजित नहीं की जाती है बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। हिंदी ओलंपियाड मंच हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं www.hindiolympiad.com। अगर आप 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो भी आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। hindiolympiad.com आगे आपको लिखना है /विद्यार्थी पंजीकरण। पंजीकरण करना यानी कि रजिस्ट्रेशन करना। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन को ही हम हिंदी में कहते हैं। तो एक बार फिर से हम हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें 2023 में आयोजित की गई परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए हैं। बारी बारी से हम इन सभी प्रश्न पत्रों पर चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से इनकी व्याख्या करने वाले हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको मदद मिल सके और साथ में आपको एक अंदाजा लग जाए कि किस तरीके की परीक्षा होती है, प्रश्न पत्र कैसा आता है, पैटर्न कैसा रहता है। हर साल जो प्रश्न होते हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन परीक्षा का जो प्रारूप होता है, जो पैटर्न होता है वो इसी तरीके का आता है, तो यहाँ से आपको मदद मिल जाती है। प्यारे बच्चों, आइए इस प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर कितने प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का लोगो है और ये हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से कक्षा 4 के लिए आपका प्रश्न पत्र है जो 2023 में आयोजित की गई थी परीक्षा। और हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी प्रश्न पत्र हमें उपलब्ध करवाए हैं। हम एक बार फिर से हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय का नाम आपको लिखना होता है, तो आपके विद्यालय का जो भी नाम है यहाँ पर आप लिखेंगे। प्रतियोगी का नाम, प्रतियोगी क्या होता है? जो बच्चा पेपर देने वाला होता है, जो परीक्षा में बैठने वाला होता है, कैंडिडेट, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतियोगी कहते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को हम प्रतियोगी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर ये आप हस्ताक्षर देख सकते हैं, इसको छोटे रूप में लिखा गया है। हस्ताक्षर क्या होता है? सिग्नेचर को हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगती है जब आपका पेपर होता है तो वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। अनुक्रमांक होता है रोल नंबर, तो जो रोल नंबर आपको मिलेगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। आगे आप देख सकते हैं 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और कुल आपके नंबर कितने हैं? 100। तो 100 नंबर के लिए ये पेपर होने वाला है। 1 घंटे का समय मिलेगा और उसमें आपने सभी प्रश्नों को हल करना है। कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए एक जो प्रश्न होता है वो 5 नंबर का होता है और 20 सवाल पूछे जाते हैं। और छोटे बच्चे होते हैं क्लास 1 में, क्लास 2 में, तो वहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक जितने भी पेपर होंगे आपके हिंदी ओलंपियाड के, हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से, तो वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि एक प्रश्न अगर आपने गलत कर दिया है या गलत उत्तर आपका हो गया है तो आपका -1 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो निर्देश दिए गए हैं ये बहुत काम के होते हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि सारी बातें आपके सामने स्पष्ट हों। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का गोला भरिए। तो जो गोला होता है आपने सही विकल्प का गोला भरना है। तो पहली क्लास और दूसरी क्लास का जो पेपर होता है उसमें छोटे बच्चे होते हैं तो जो प्रश्न पत्र होता है उसी में गोले बने हुए होते हैं। लेकिन क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये आपका प्रश्न पत्र आपको अलग से मिलेगा और एक OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में आपने अपना गोला भरना है। पहला जो प्रश्न है उसका जो भी उत्तर सही है उसके सामने गोले बने हुए होते हैं और उसको आपने भरना होता है। जो सही गोला आप भरेंगे तभी आपकी जो OMR शीट है उसकी जांच होगी और तभी आपका रिजल्ट आएगा। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का यानी कि 2.5 नंबर के लिए एक प्रश्न है। और अगर 2.5 नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं? 4 से, तो 25 चौक कितना होता है? 100 होता है। एक प्रश्न आपका 2.5 अंक का है और कुल अगर आपके यहाँ पर 40 प्रश्न बन जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? 100 अंक। तो यहाँ पर आपको कुल 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न सही करेंगे तो 2.5 अंक मिलेंगे, उसको गलत कर देते हैं तो -1 आपका नंबर कट जाता है। किसी प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भरने पर ना ही तो आपको अंक दिए जाएंगे और ना ही काटे जाएंगे, यानी कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है। एक से अधिक गोला भरते हैं या गलत उत्तर भरते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है। 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक, यानी कि माइनस हो जाएगा।
सभी प्रश्नों के उत्तर अब देखो यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र होता है, उसी में सामने गोले बने हुए होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो वहीं पर गोला भर देते हैं। और बहुत छोटी क्लास है 1 और 2, तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, तो उनको OMR शीट दी जाएगी। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये अलग से आपको मिलेगा, और एक और आपकी OMR शीट होगी, तो वहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी है और प्रश्न के सामने जो सही उत्तर है उसका गोला भरना है, प्रश्न पत्र में नहीं। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जो ये प्रश्न पत्र होता है इसी पे टिक लगाना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि यहीं पर हमने सही और गलत लिख दिया है। लेकिन जो आपकी चेकिंग होगी वो किसकी चेकिंग होती है, OMR शीट की। और ये सारी बातें जो आपके टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगती है वो आपको अच्छे से बता देते हैं। तो आइए इस प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं और देखते हैं कहाँ से सवाल पूछे गए हैं, कैसे सवाल पूछे गए हैं, आसान है या फिर मुश्किल। और ये जो सवाल पूछे जाते हैं इसका सिलेबस होता है, और ये जो प्रश्न पूछे गए हैं तो हर एक क्लास का अलग से सिलेबस भी होता है। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन की जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने अपने चैनल पर भी हर एक क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, क्लास 1 की अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सिलेबस भी डाला हुआ है, प्रश्न पत्र भी हल करवाए हुए हैं, और साथ में वेबसाइट पर जाकर भी आप वहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कौन सी क्लास का कौन सा सिलेबस है। आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है। तो सबसे पहले जब आप हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पहला ही चैप्टर देखते हैं तो भाषा के बारे में होता है। भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो सबसे पहले बहुत प्राचीन समय की बात करें, पुराने समय की बात करें, तो हम सिर्फ बोलते थे, फिर धीरे धीरे हमने लिखना सीखा। तो जब हम बोलते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप है, जब हम लिखते हैं तो वो कौन सा रूप है, लिखित रूप है। और समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है, यानी कि कौन सा रूप है, समाचार पत्र भाषा का कौन सा रूप है। समाचार पत्र बोलता तो है नहीं, लिखित रूप होता है, तो कौन सा विकल्प सही है, पहला। लेकिन जो OMR शीट आपकी मिलेगी उसमें आपने जो पहला सवाल है उसके सामने, लेकिन आपने यहाँ पर टिक नहीं लगाना है, आपने OMR शीट में इसका उत्तर सही भरना है। देवनागरी किस भाषा की लिपि है। तो पहला ही जो चैप्टर होता है आपकी व्याकरण की बुक में, अभी हम बात कर रहे थे भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। और लिपि जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर दिया होता है कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। तो लिपि क्या होती है, जब हम भाषा को लिखते हैं तो लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिपि। अब देखो मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखना है रेखा, तो देखो ऐसे मैंने र बनाया, इस पर एक ही मात्रा लगाई, फिर मैंने ख बनाया, फिर आ की मात्रा। तो ये जो तरीका है लिखने का, जो ये चिन्ह मैंने बनाया है, जो ये अक्षर मैंने बनाए हैं, तो यही लिपि होती है। ऐसे मान लीजिए मुझे यही इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में रोमन लिपि होती है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा रेखा। क्योंकि हिंदी में अलग तरीके से लिखा जाएगा क्योंकि उसकी लिपि अलग होती है, इंग्लिश में अलग तरीके से लिखा जाएगा, उसकी लिपि अलग होती है। जिन बच्चों को उर्दू आती है वो अलग से लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे, जिनको पंजाबी आती है वो पंजाबी में लिखेंगे। तो हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है देवनागरी किस भाषा की लिपि है, तो देवनागरी हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। अगर मान लीजिए संस्कृत आता तो संस्कृत की लिपि भी क्या होती है, देवनागरी होती है। और अगर मराठी पूछी जाती तो मराठी की लिपि भी क्या होती है, देवनागरी। तो देवनागरी जो है वो हिंदी की लिपि भी होती है, संस्कृत की भी होती है, मराठी की भी होती है। और देखो पंजाबी की लिपि क्या होती है, गुरुमुखी होती है। गुजराती भाषा की लिपि क्या होती है, तो गुजराती भाषा की लिपि गुजराती लिपि होती है, जिसे देवनागरी लिपि में थोड़ा बदलाव करके उसको बनाया गया है, तो उसको अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर में हम लगाते हैं ना, डॉक्टर जब आप लिखते हैं तो ये ऐसे लगता है डॉक्टर। कॉपी आप लिखते हैं, अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं ना वो जब आप ओ की मात्रा वहाँ पर लिखते हैं तो इस तरीके से, तो चंद्र बिंदु होता है, लेकिन ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर ऐसे लगाया जाता है। तो कौन सी भाषा से ली गई है, तो अंग्रेजी भाषा से, यानी कि दूसरी भाषा है। ये आगत ध्वनि होती है, आपने पढ़ा होगा व्याकरण में। तो ये आपका क्या होता है, हमारी भाषा की तो नहीं है, यानी कि अंग्रेजी भाषा की। और अंग्रेजी भाषा कौन सी है, विदेशी भाषा, इसको आगत ध्वनि भी कहते हैं। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही है, पहला। इनमें से विदेशी वर्ण कौन सा है, विदेशी क्या होता है, जो दूसरी भाषा से लिया गया है। तो देखो क तो हमारा हिंदी का है और फ भी हमारा हिंदी का है, लेकिन तीसरा जो विकल्प है जिसमें फ के नीचे नुक्ता लगा है, ये कहाँ से लिया गया है, उर्दू फारसी से। तो ये उर्दू जो भाषा होती है उसमें नुक्ता लगता है। तो यहाँ पर आपका विदेशी वर्ण यानी कि दूसरी भाषा का वर्ण कौन सा है, फ, जिसके नीचे बिंदु, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। आगे पूछा गया है ड स क। तो देखो ड स क ये तो कुछ होता ही नहीं है, और आपको पता होगा जो ड़ होता है उससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है।
तो ये देखो यहाँ पर उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो सार्थक शब्द बनाना है तो देखो आपको समझ में आ ही गया होगा। स को अगर हम पहले लिख देते हैं और फिर ड और क, सड़क, सड़क आपका सार्थक बन गया है। तो सड़क यहाँ पर कहाँ पर लिखा गया है? तीसरे विकल्प में। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के आपने पढ़ा होगा शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, और वाक्य आपने पढ़ा होगा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। सार्थक समूह होता है, व्यवस्थित समूह होता है वाक्य, और वाक्य के दो अंग होते हैं। एक आपका होता है उद्देश्य, एक आपका उद्देश्य होता है, और एक दूसरा आपका जो होता है वो क्या होता है? विधि। तो जब आप वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं तो किसी भी व्याकरण की पुस्तक में आप देखेंगे वाक्य के दो अंग होते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो ये हमारा उद्देश्य क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, और बाकी जो बच जाता है वो प्रेडिकेट्स होता है। तो उद्देश्य और विधि कितने अंग होते हैं? दो होते हैं। तो यहाँ पर संख्या पूछी गई है कि भाई वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो अगर आपको पता है तो यहाँ पर सही विकल्प क्या है? दो। चप्पल जूते बनाने वाले को क्या कहते हैं? मोची कहते हैं। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन पहले ज़माने में जो मोची होता था वही चप्पल जूते बनाता था। आजकल फैक्ट्रियों में बनते हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन जो मोची होता है उसका काम क्या होता है? चप्पल जूते बनाना, और अगर कोई टूट गया है तो उसकी मरम्मत करना। बढ़ई क्या होता है? जो लकड़ी का काम करता है। धोबी क्या होता है? जो कपड़े धोता है। सुंदरता, पढ़ाई, खुशी में कौन सी संज्ञा है? अब देखो नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। पूरी जाति के बारे में जो बताता है वो जातिवाचक, और जो हमारे भाव के बारे में जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक। तो सुंदरता का भाव होता है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, आंखों से देखते हैं कोई चीज़ हमें बहुत सुंदर लगती है, सुंदरता का जो भाव होता है उसको हम महसूस कर सकते हैं। कोई वस्तु हमें बहुत सुंदर लगती है तो उसको हम अंदर से महसूस कर सकते हैं। पढ़ाई, अब देखो पुस्तक तो हमारा क्या है? वस्तु का नाम है, लेकिन पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम महसूस करते हैं, वो भाव है। खुशी, खुशी का भी भाव होता है। तो ये सारी कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक। तो ये आपका दूसरा विकल्प सही है। इनमें से नित्य पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो जब आप लिंग के बारे में पढ़ते हैं, वचन के बारे में पढ़ते हैं, तो आपकी कोई भी व्याकरण की पुस्तक आप देखेंगे उसमें पूरा का पूरा चैप्टर जब होता है तो बीच में लिखा हुआ होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? नित्य पुल्लिंग। और जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका लिंग परिवर्तित नहीं होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखो मक्खी, अब मक्खी को देखो जरा, मक्खी तो ये तो क्या है? स्त्रीलिंग है। तितली, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। और जो मच्छर होता है वो हमेशा क्या होता है आपका? पुल्लिंग। अब ये हमेशा पुल्लिंग होता है। अब मच्छर से मछली तो नहीं बनेगा ना, तो मच्छर से क्या बनता है आपका? नर मच्छर और मादा मच्छर। जब हम इसका लिंग बदलते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे, और जब हम उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आगे नर या मादा लगा देते हैं। नर का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग, और पुल्लिंग है तो नर मच्छर हो जाएगा, या सिर्फ मच्छर भी कह सकते हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा मच्छर बन जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। दर्शन शब्द में कौन सा वचन है? तो ऐसे जब आप वचन पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं हमेशा, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप दर्शन जो है, मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, हम ये नहीं कहते मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया। तो दर्शन को जब वाक्य में प्रयोग करके आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, इसमें जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम बहुवचन के तरीके से वाक्य बनाते हैं। तो दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है एक वचन है। द्विवचन तो हिंदी में होता ही नहीं है, संस्कृत में होता है। और बहुवचन तो जो दर्शन होता है आप किसी भी पुस्तक से देखेंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और वैसे भी वाक्य बना के देखेंगे कि आपके दर्शन बहुत बड़े हैं, मुझे आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शनों की अभिलाषा है। तो इस तरीके के वाक्यों में सभी में बहुवचन के तरीके से वाक्य हम बना रहे हैं। तो ये हमेशा किस में प्रयोग होता है? बहुवचन में। भाषा का निर्माण किससे हुआ है? तो भाषा का जो निर्माण होता है वो वर्णों से होता है, ध्वनियों से होता है। जब हम बोलते हैं तो वहाँ भाषा बनती है। तो ध्वनि से, वर्णों से हमारे शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से हमारी पूरी लिखित और मौखिक भाषा बनती है। तो यहाँ पर सवाल को ध्यान से समझना है। भाषा का निर्माण किससे हुआ है? ध्वनियों से हुआ है। मौखिक भाषा से नहीं होगा, वाक्यों से नहीं होगा। सबसे पहले क्या आती है? ध्वनियाँ।
भारत देश एक खालिस्तान देश है, तो रिक्त स्थान भरना है। और यहाँ पर एकल भाषीय, एकल मतलब एक भाषा बोली जाती है, और बहुल भाषीय मतलब बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं और संविधान में ही 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और भी बहुत सारी स्थानीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, लोकल लैंग्वेज आप कह सकते हो। तो यहाँ पर कैसा देश है? बहुल भाषीय, जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर एक संख्या लिखी गई है, तो जो भी बच्चे हिंदी ओलंपियाड परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको कम से कम तीसरी क्लास के बच्चे को 1 से 50 तक या 1 से 100 तक गिनती अच्छे से लिखनी आनी चाहिए हिंदी में, क्योंकि वहाँ से 1 या 2 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये देखो, ये जो ऐसे लिख रहे हैं ये हमारा 3 होता है, और ये जो आप गोल घुमा के पीछे की तरफ लेके जाते हैं ये हमारा 9 होता है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश की जो गिनती है वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद है आजकल, 39, 39, और 39 हिंदी में कहते हैं। तो देखो ये तो 29 है, 29 आपका क्या होता है? 29 होता है। 39, तो ये और ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 न लिखे गए हैं तो ये हमारा गलत है। तो सही विकल्प कौन सा है? 39, 39। 29 किसको कहते हैं? ये आपका 29 होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। OMR शीट जो आपको मिलेगी वहाँ पर आपने सही उत्तर के सामने गोला भरना है। दरवाजे पर कौन है? वाक्य में सर्वनाम बताइए। तो सर्वनाम भी आपने पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो आप अपनी व्याकरण की पुस्तक से तैयारी कर सकते हैं। जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद भी होते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। दरवाजे पर कौन है? तो कौन है, देखो यहाँ पर किसी के बारे में बात हो रही है, यानी कि किसी व्यक्ति के स्थान पर हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया है? कौन। और व्यक्ति क्या होता है? संज्ञा, कोई ना कोई नाम होगा उसका। तो संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया है? सर्वनाम। तो कौन आपका क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। एवरेस्ट संसार की सबसे, और खालिस्तान दिया गया है, ऊंची चोटी है। तो ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो नीची तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऊंची चोटी है। शाम हो रही है, वाक्य में क्रिया शब्द छांटिए। तो काम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया। काम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वो क्रिया होती है। तो शाम हो रही है, तो शाम तो नहीं होगा आपका, और हो रही है, तो हो रही है, इसमें काम हो रहा है। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल भी आपकी पाठ्य पुस्तक में मिल जाता है, जो व्याकरण की पुस्तक होती है। 3 काल होते हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं। आपका पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ऐसे ही हिंदी में वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। तो कितने भेद होते हैं? 3। राजा का पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द भी आपके आते हैं। तो बहुत सारे आपकी व्याकरण की पुस्तक में दिए होते हैं, और आपने पहली और दूसरी क्लास में भी कुछ पढ़े हुए होते हैं, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राजा को हम क्या कहते हैं? नर तो क्या होता है? पुरुष होता है, व्यक्ति होता है। गुरु क्या होता है? आप जानते ही हैं, टीचर को गुरु कहते हैं। और नृप क्या होता है? राजा। तो पहला विकल्प क्या है? सही। सम्मान का विलोम है, और विलोम क्या होता है? उल्टे अर्थ वाला। तो सम्मान का क्या हो जाएगा? अपमान। सम्मान से क्या बन जाएगा? अपमान। जो कभी न मरे, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछे जाते हैं, और ये सारे टॉपिक आपको व्याकरण की पुस्तक में मिल जाते हैं। तो जो कभी नहीं मरता वो अमर हो जाता है। तो दूसरा विकल्प सही है। और अजर क्या होता है? जो कभी बूढ़ा ना हो। जर क्या होता है? बुढ़ापा, बूढ़ा। जो कभी ना बूढ़ा हो वो अजर होता है, और ये तो गलत ही लिखा गया है। आगे है, जोड़ा दिया गया है शब्दों का, तो इसको शब्द युग्म बोलते हैं। व्याकरण की पुस्तक में आपका टॉपिक होगा शब्द युग्म। तो 2 एक जैसे शब्द होते हैं बोलने में और देखने में, लेकिन जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अर्थ उसके अलग अलग होते हैं। तो गृह है यहाँ पर, और ग्रह है। तो गृह क्या होता है? आपने देखा होगा होमवर्क को क्या लिखते हो आप? गृह कार्य। तो गृह क्या होता है? घर। और ये जो ग्रह है, ग्रह क्या होता है? जो आपके प्लेनेट होते हैं। तो प्लेनेट में ग्रह नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र बोलते हैं उसको। तो देखो 2 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें भी घर है और इसमें भी घर है, और ये तारे हैं। तो तारे तो स्टार्स होते हैं, सितारे अलग है, और नक्षत्र प्लेनेट, ग्रह क्या होता है? प्लेनेट, नक्षत्र। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा सही है? तीसरा। प्रश्न पूछने के लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विराम चिन्ह भी आप पढ़ते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि बचपन से आप प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों को आप लिखते भी हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा विकल्प सही है। और ये क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। और ये आपका क्या है? अर्धविराम। जब हम वाक्य में
जब हम वाक्य में रुकते हैं, थोड़े अधिक समय के लिए रुकते हैं, तो आपका अर्धविराम लगता है। इनमें से शुद्ध शब्द हैं, तो देखो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द भी पूछे गए हैं, मात्रा ही सही लगानी है। तो स्वास्थ्य एक ऐसा शब्द है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और आप इसको ध्यान से बोलिए, अच्छे से बोलिए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आधा स आएगा, स्वास्थ्य जल्दी से बोला जाएगा, थ और ये स्वास्थ्य, तो ये आपका जो है ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा सही है, दोनों लास्ट में क्या आएंगे, आधे आएंगे, तो ये आपका क्या है, सही है। उल्लू बनाना का सही अर्थ है, तो उल्लू बनाना तो किसी को मूर्ख बनाना, और मूर्ख बनाना यानी कि दूसरा विकल्प सही है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सभी को पता है स्वर्ण मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, अमृतसर में है, पंजाब में है, आप गए भी होंगे। गांधी जयंती कब मनाई जाती है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और ये भी पूछा जाता है भारत में कितने राष्ट्रीय पर्व है, सिर्फ 3। हमें लगता है बहुत सारे फेस्टिवल है, लेकिन वो रिलीजियस फेस्टिवल है। हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में अलग अलग होते हैं। होली होती है, दिवाली होती है, ईद होती है, तो वो हमारे क्या हैं, रिलीजियस हैं। कुछ फसलों वाले होते हैं, ओणम होता है, और भी बहुत सारे बैसाखी फेस्टिवल फसलों से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, नेशनल फेस्टिवल है, वो सिर्फ 3 हैं। एक तो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, एक 26 जैन को हम बनाते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस इसे कहते हैं, और इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं और इसे पूरे विश्व भर में अहिंसा दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, नॉन वायलेंस डे। तो यहाँ पर गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, दूसरा विकल्प सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो बहुत ही आसान है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ग्रह की हम बात कर रहे थे, प्लैनेट, तो सबसे बड़ा जुपिटर होता है, आपको याद होगा। और जुपिटर को हिंदी में क्या कहते हैं, बृहस्पति। जो कहानी लिखता है, तो कहानी लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, कहानीकार कहते हैं। और वाचाल क्या होता है, जो बहुत अधिक बोलता है। और कविकार, कविकार तो अजीब है, कवि तो होता है कविता लिखने वाला। बेटी शब्द का पुल्लिंग बताइए, तो बेटा से बेटी बनता है, भाई से बहन बनता है। आदमी और औरत में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग क्या होता है, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। तो आदमी क्या है, पुल्लिंग, और औरत आपका क्या है, स्त्रीलिंग। तो आदमी आपका क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग पूछा है। और ये देखो ज और ये किस प्रकार का व्यंजन है, आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े होंगे, कौन कौन से होते हैं, क्ष, त्र और गे और श्र, ये 4 होते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जो हमारा गे ज्ञानी जो होता है, वो ज और य से मिलकर बनता है। तो ये क्या है, आपके संयुक्त व्यंजन। इनको क्या बोलेंगे हम, स्वर तो नहीं होता है, स्वर 11 होते हैं, मिश्रित भी नहीं है, क्या है, संयुक्त व्यंजन। और कितने होते हैं, कुल 4। साथ में पढ़ने वाला क्या होता है, जो आपका क्लासमेट होता है, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। सह मतलब साथ में, पाठी मतलब पढ़ने वाला। सखा किसको कहते हैं, जो हमारा दोस्त होता है, मित्र होता है। और साथी, साथी साधारण साथी को कहते हैं, लेकिन जो साथ में बैठकर पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, सहपाठी। रात का पर्यायवाची शब्द है, तो रात को हम क्या कहते हैं, निशा भी कहते हैं। उजाला तो क्या होता है, प्रकाश होता है। और शशि किसको कहते हैं, चंद्रमा को। छुट्टी का वचन बदलिए, तो देखो वचन बदलते हैं, तो आपने देखा होगा जिन शब्दों में, जब हम वचन बदलते हैं तो जिन शब्दों में पीछे बड़ी की मात्रा होती है, ज़्यादातर जब हम वचन बनाते हैं, ज़्यादातर जब हम उनका बहुवचन बनाते हैं, तो छोटी की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। तो छुट्टी में बड़ी की मात्रा लगी है, तो छुट्टियाँ ये तो होगा नहीं, और ये छुट्टियाँ ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आधा ट और फिर पूरा ट है। तो छुट्टियाँ सबसे सही कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा बन जाएगी, और छुट्टियाँ। ता लगाकर सही भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो भाववाचक संज्ञा आपको पता है, जहाँ भाव के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखो सफता ये तो कुछ होता ही नहीं है, सरता ये तो कुछ होता ही नहीं है, और सफलता, सफल, सफल में हमने क्या लगाया, ता, तो ता लगाने से क्या बन गई, सफलता। और सफलता जो होती है, जो सक्सेस होती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। आगे खालिस्तान दिया गया है, फलों का राजा। तो अभी देखो मौसम बदल रहा है, और अभी मई जून के आसपास, अप्रैल के एंड में आपका क्या आता है, आम। आम क्या होता है, फलों का राजा, जो सबको पसंद होता है। पंजाबी की लिपि अभी हम बात कर रहे थे, पहला ही सवाल था। तो हिंदी की लिपि क्या थी, देवनागरी। और पंजाबी की लिपि क्या थी, गुरुमुखी। और अंग्रेजी की लिपि क्या थी, रोमन। ह की तरह किसका उच्चारण होता है, तो अनुस्वार बिंदु को कहते हैं, 2 पीछे बिंदु विसर्ग होते हैं, और ये अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है। और देखो अगर मान लो हम लिखते हैं आता है और इसके पीछे विसर्ग लगता है,
तो इसको हम कैसे बोलेंगे, अतः। तो ये जो बिंदु है इसकी आवाज़ जो होती है, उच्चारण जो होता है वो किसके तरीके से होता है, ह के तरीके से। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, दूसरा। ताकीब को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो पहले डसक कुछ दिया गया था जिसका हमने सड़क बनाया था। तो ताकीब, देखो ध्यान से देखो, की को पहले लिख दो, की और फिर ता और ब, तो क्या बन गया आपका, जिसका मीनिंग होगा किताब। तो ताकीब से क्या बन गया, किताब, और किताब का क्या है, सार्थक है, यानी कि अर्थ निकलता है। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा प्रश्न पत्र आज हमने हल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं, 40। और 40 को अगर हम 2.5 से गुणा करते हैं तो आपका हो जाता है 100। यानी कि 40 प्रश्न आपको हल करने हैं 1 घंटे में, और एक सवाल अगर सही करोगे तो 2.5 नंबर मिलेंगे, 2.5 अंक मिलेंगे। और अगर कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हो तो एक गलती करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, 2 गलती करने पर 2 नंबर कट जाएंगे। तो इस तरीके से आप जितने ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे, जितना अच्छा आपका पेपर होगा, सारे सवाल अगर सही होंगे तो आप 100 में से 100 भी ले सकते हैं। और जिनका जितना अच्छा पेपर होगा, जितने अच्छे अंक मिलेंगे, तो उसी के हिसाब से आपको गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। और जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं उनको सेकंड राउंड के लिए भी सिलेक्ट किया जाता है, और जो बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इनका पूरा एक फंक्शन होता है, अमृत कुंभ करके होता है हर साल। और जो टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको अलग से बुलाया जाता है और वहाँ पर उनको प्राइज़ दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल भी है, तो हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, आपको पता लग गया होगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ से आपको पढ़ना है। तो आपको हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ना है, जो भी आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, क्योंकि कोई भी पुस्तक आप खरीदोगे व्याकरण की, उसमें सारे टॉपिक होते हैं। उन सभी टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। और कुछ आपके जो प्रश्न पत्र हैं, जैसे 2023 का मैंने अभी हल किया है, 2022 का भी आप चैनल पर देख सकते हैं। 1-2 प्रश्न पत्र आपको और कहीं से मिलते हैं तो उनका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और 2024 में जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें आप भाग ले सकते हैं और इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई आपका डाउट है, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बातचीत शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।